पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स, प्रायोजक फॉर्च्यून, इंडियाज #1 कुकिंग ऑयल और वी-गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। जहां नरेंद्र मोदी एक तरफ विकास करके ब्याज समेत प्यार लौटाने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अपने सियासी पिटारे को घोषणा पत्र के जरिए कोशिश कर रही है कि खोलने की और आम आदमी को लुभाने की। दोपहर 1 बजे का समय है जब कांग्रेस दफ्तर पर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने पूरे देश भर के जितने भी संगठन हैं उनसे बातचीत कर घोषणा पत्र ये तैयार किया है। वहीं बीती रात प्रियंका गांधी भी कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान घोषणा पत्र को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने उनसे चर्चा की, राय मशवरा किया। घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस एक नया नारा, आपकी आवाज हमारा संकल्प ला रही है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनिवार्य आरक्षण के संबंध में कानून बनाने की जोरदार वकालत की है। पार्टी जनता से ऐसा वायदा भी कर सकती है। स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाने के लिए इस घोषणा पत्र में मुख्य बातें हो सकती हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार से निपटने का संकल्प, गरीबी रेखा के नीचे और मध्य वर्ग के बीच आने वाली 70 करोड़ की आबादी का विकास, महिलाओं को ताकतवर बनाने और राजनीति में उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए जगह मिल सकती है। महिला आरक्षण बिल पर कुछ बात हो सकती है। यही नहीं, पार्टी युवा छात्रों के अलग आयोग के गठन का भी वायदा कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की भी वकालत कर सकती है। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो सकता है, आपसे कुछ देर में ये जारी हो सकता है। आपको बता दें कि जो स्लोगन है इस बार कांग्रेस का नारा है वो है आपकी आवाज हमारा संकल्प, और बीजेपी का जो नारा है वो घर घर मोदी जन जन मोदी है। ये दो नए नारे बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने 2009 में आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम के साथ भारत बुलंद के नारे के साथ घोषणा पत्र जारी किया था। अब एक नजर उस 2009 के अहम बिंदुओं पर डाल लेते हैं, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बोला वो किया कि नहीं। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 3 रुपए किलो पर हर महीने 25 किलो चावल गेहूं देने का वायदा, सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी, राष्ट्रीय स्तर पर 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू करने का वायदा, शहरी प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, पुलिस सुधार की प्रक्रिया में तेजी, और इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2010 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी शुरू करेंगे। ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो सबको पता है। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, ये नहीं हुआ है अभी। हर नागरिक को अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी दिखता नहीं। सेना का आधुनिकीकरण होगा, सैन्य बल और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बनाई जाएंगी, ये वायदा किया गया था। पंचायत की तर्ज पर लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ नहीं है। महंगाई को काबू में रखते हुए अव्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर ध्यान, अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर बनाए रखेंगे, लेकिन विपक्ष कहता है ऐसा हुआ नहीं। जिला मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय खोले जाएंगे। ये 2009 के मैनिफेस्टो के वायदे थे, अब 2014 पर नजर आएगी। वहीं आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जारी होने से पहले बीती रात प्रियंका गांधी के कांग्रेस दफ्तर जाने से सियासी हलकों में सुगबुगाहट फिर तेज हो गई है। जानकार कह रहे हैं कि प्रियंका की सक्रियता को उनका पार्टी, परिवार और भाई के लिए लगाव और जिम्मेदारियों से जुड़ा है, लेकिन कयास ये भी है कि पार्टी भी प्रियंका की शख्सियत का लाभ लेना चाहती है। उस आभा मंडल में कहीं राहुल छिप न जाएं, इस डर से खुलकर प्रियंका की भूमिका तय नहीं की जा रही है। जो बातें सामने आई हैं उससे ये लगता है कि प्रियंका कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने नहीं जा रही हैं। वो अपने को अभी फिलहाल राहुल अपने भाई के दफ्तर को मैनेज करने में सहायता कर रही हैं। दरअसल किसी ने ये कहा है कि वो ऑफिस इंचार्ज है, एक तरह से उनकी इंचार्ज है, और राहुल की के जो दफ्तर है पूरा, उसमें अच्छा खासा लोगों का जमावड़ा रहता है। काफी यंत्र तंत्र और इंटरनेट की मदद दी जा रही है और बहुत सारे लोग उसमें सक्रिय होते हैं, उनको नियंत्रित करती हैं, उनको दिशा निर्देश देती हैं। लेकिन मूल रूप से अभी तक वो अपनी मां और अपने भाई की मदद के लिए ही
कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इंतजार बीजेपी के घोषणा पत्र का भी है। अब एक नजर देखिए, मैनिफेस्टो कंपैरिजन कर लेते हैं। एक नजर डालते हैं उन मुद्दों की जिन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी सरकारी निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर लगाम कसने के लिए बिल लाने का वायदा कर सकती है। कृषि विकास दर जो है 4% करने और भारी निवेश के वायदे भी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकते हैं। विदेशों में जमा काला धन ये वापस लाना सबसे महत्वपूर्ण। इसके साथ राजस्व वसूली से जुड़ी एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की बात शामिल हो सकती है। इसके साथ नॉन कोर सेक्टर में विनिवेश की भी बातें हैं। इसके अलावा देश के भूख से मौतों के आंकड़े को शून्य करना बीजेपी की प्राथमिकताओं में शुमार है। मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। अजीत, बीजेपी घर घर मोदी जन जन मोदी कह रही है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात है, आपकी आवाज हमारा संकल्प। लेकिन अगर 2009 से 2014 के सफर की बात करें, चाहे पक्ष या विपक्ष, कितना बदलाव हुआ है और मजहबी मुद्दे जब आगे आ गए हैं तो मैनिफेस्टो की ये बातें बेईमानी नहीं लगती हैं? देखिए, मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र का सीधा मतलब है कि लोगों को भरोसे में लेना, और भरोसे में लेने के लिए सबसे पहले अगर अलग अलग देखें कांग्रेस की तरफ से या यूपीए की तरफ से और एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से क्या कुछ हो सकता है। तो कांग्रेस ने चूंकि 10 साल लगातार शासन किया है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि इस शासन के दरमियान वो लोगों के भरोसे पर कितनी खरी उतरी है। और जाहिर तौर पर अगर सीधे सवाल करें, आम लोगों के दिमाग में जो सवाल कौंधता है वो महंगाई और भ्रष्टाचार घोटाला से जुड़ा हुआ सवाल सीधे कौंधता है, जो यूपीए के भरोसे को आम लोगों के बीच डगमगा देता है, पूरी तरह से तोड़ देता है। और महंगाई को लेकर कांग्रेस, मनमोहन सिंह लगातार ये बोलते रहे हैं, बताते रहे हैं, लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश करते रहे हैं कि पूरे विश्व में जो मंदी का दौर था उसमें भारत सरवाइव किया, यही बहुत बड़ी बात है। भले हमारा ग्रोथ रेट कम हो गया हो लेकिन हम यहां टिके रहे, यही बड़ी बात है। ये लोगों को भरोसे में लेने के लिए वो कहते रहे, लेकिन आम लोग इस भाषा को नहीं समझते, वो वैश्विक परिवेश को उस तरीके से नहीं समझते हैं। वो सीधा देखते हैं कि यहां पर महंगाई कितनी बढ़ी है। और दूसरा जो मुद्दा है घोटाले का, इस पर तो सरकार कहीं से भी बचती हुई दिखती नहीं है, तो वो भरोसे में कैसे लेगी। मैनिफेस्टो में जो बातें कही जा रही हैं उनमें बहुत सारी चीजें वही हैं जो पहले से कही जा रही थी, उनमें थोड़ा सा विस्तार है, बढ़ोतरी है उनकी। लेकिन एक बात खास तौर पर अगर कांग्रेस की तरफ से आती है सामने तो वो लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है, उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, या फिर कहे कि एक बहुत बड़ा बदलाव की बात कर सकती है। और वो है निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का वादा करना। अगर कांग्रेस इस वादे को करती है तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। वो प्रभाव कैसा और किस मूड का होगा ये देखने वाली बात होगी, चुनाव में इसका असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर अगर देखते हैं तो उसके तरफ मैदान पूरी की पूरी तरह से खाली है। मैदान वो जो भी यहां पर वादे कर सकते हैं उसके लिए वो खुद तैयार होकर आएंगे और अपने वादे जो भी करेंगे कि हम आगे आने वाले दिनों में जनता के लिए ये सब प्रोग्राम है हमारा, ये सब कर सकते हैं। तो जनता उसको भरोसे में ले न ले ये ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी है कि अब तक जो उसने करके दिखाया है वो कहीं से भी उस पैमाने पर खरी नहीं उतरती है। जनता आखिर कैसे विश्वास करे। लेकिन अजीत, जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार पर कड़े कदम उठाने की बात की जा रही है, इसके अलावा जो सरकारी और निजी क्षेत्र पर जिस तरीके से आपने बातें कही है, 2009 में भी कुछ ऐसी ही बातें की जा रही थी। आपको नहीं लगता है कि आश्वासन की घुट्टी भर के रह जाएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट इसीलिए जा सकती है क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और जो आमूलचूल जो आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने का जो प्रयास उसका था वो कहीं दिखा नहीं। देखिए, वादे बहुत करती है सरकार, योजनाएं भी लाती है। कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई और इस पर एक गहरा विचार विमर्श हो सकता है। बहुत सारी चीजों का कुछ हासिल हुआ भी है, लेकिन आम लोग जो भाषा समझते हैं, जो वोटर्स हैं, वो सीधा यही समझते हैं कि हुआ क्या है। तो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, घोटाले बढ़े हैं। उनके दिमाग में ये बात गहरी बैठी हुई है कि आखिर इस घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, इस महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है, और इसका जवाब कांग्रेस को जरूर देना होगा। ये लंबे चौड़े इस तरह के मैनिफेस्टो तैयार करने से, अलग अलग संगठनों से जुड़कर बहुत मेहनत करके राहुल गांधी ने जो तैयार किया है, ये कहां तक खरा उतरता है लोगों के विश्वास पर, इसमें संदेह है। अच्छा, ठीक है, हमने अजीत अभी तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर ली। अब चलिए बीजेपी का रुख करते हैं। बीजेपी, जहां नरेंद्र मोदी अपने मिशन 185 की शुरुआत जम्मू से कर चुके हैं और अभी वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 AK की चर्चा है। AK एंटनी, AK ने नई पार्टी बनाई और AK 47। इन तमाम मसलों के
बीच में और भ्रष्टाचार विकास। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं कहता हूं विकास पे बात करो, वो कहते हैं पहले सेक्युलरिज्म पर बात करो। इन तमाम बातों के बीच में और बीजेपी में जो हाली बगावत बढ़ी है, आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा, जो ड्राफ्ट होगा, जो बातें होंगी, वो क्या रह जाएंगी? असली और नकली बीजेपी की जहां बात हो रही है। सवाल है कि बीजेपी के सामने चूंकि अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बता सकती है, गुजरात के विकास का हवाला दे सकती है, उस पर भी बहुत माथापच्ची हुई है। बहुत सारे लोगों ने नकारा है उस विकास के मॉडल को कि ये समग्र विकास की बातें नहीं है। आंकड़ों में कई जगह बाजीगरी की बातें कही जाती हैं, ये सब अपनी जगह है। लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर आप देखिए तो बीजेपी के पास लोगों को सपना दिखाने का पूरा मौका है और वो सपना दिखाने में कहीं से भी पीछे नहीं रह रहे हैं। तो उनका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें भी उस तरह के सपनों का असर साफ तौर पर देखा जा सकेगा। जो अभी आना बाकी है, इससे पहले जो आधार तैयार होता है वो आधार पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी खासतौर पर लगातार अपनी रैलियों में, अपने भाषण में जिस तरह का सपना उन्होंने लोगों को दिखाया है, कई तरह की चीजों जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने की बातें, एक नया भारत बनाने की बात वो लगातार करते आए हैं। तो देखना होगा कि मैनिफेस्टो में उन चीजों को वो किस तरह से डालते हैं, पिरोते हैं, जिस पर आम आदमी विश्वास कर सके। बिल्कुल यही दो बातें होंगी कि मैनिफेस्टो में जहां पर आपकी आवाज हमारा संकल्प की बात है, यहां पर जहां घर घर मोदी जन जन मोदी की बात है, उस बीच में आम आदमी कहीं फिट बैठता है, उसके कंफर्ट का ध्यान रखा गया है या फिर नहीं। बहुत धन्यवाद अजीब हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए जी संगम के साथ। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। थम्स अप खत्म। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। ऐसा चल रहा है सब ऊपर वाले की। अरे आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। टीचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी है। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। I, Abhimanyu Kaul, do swear in the name of God as Prime Minister for the Union. Cabinet Secretary, Swasni Singh Dev. Your right hand, sir. This is my right hand. I meant, I am your right hand, sir. Sorry. Youngest son.